100% आने वाला क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जी हां, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बिंग्स क्लासेस पर। और मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ा तो होगा आपने, लेकिन तरीका भी आज आपको मिलने वाला है पढ़ने के साथ साथ। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम है हमारा 10th क्लास में और सीबीएसई बोर्ड वाले भी, वो बच्चे इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ अपने साथ के सभी 10th क्लास के यानी बोर्ड वाले बच्चों को सेंड कर दें। तो मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं सुनील कुमार, स्वागत है आप सबका नॉलेज बिंग्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक फर्स्ट चैप्टर यानी भाई लाइफ प्रोसेस के डाइजेशन या न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से हम जुड़ने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द डाइजेशन सिस्टम विद डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दूसरी बात, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जी हां, लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। मैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिससे लघु, अति और ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग को पढ़ते हैं हम जिससे कि हमारा क्या क्लियर हो जाएगा, लघु, अनशॉर्ट, शॉर्ट जिसे वेरी शॉर्ट कहते हैं, और ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यूज। और आपके इस बार एमसीक्यूज 20 आने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी चीज पढ़े आप बारीकी से पढ़े, क्योंकि ऑप्शन में आप बना के नहीं लिख सकते। आपको नॉलेज होगी तभी आप उसको सही लगाएंगे। तो इतना ही आप तैयार कीजिए। और अच्छी बात है ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हो गए, जिस वजह से क्या होगा, बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे से स्टडी करेगा। चलिए, आपका आज हम डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र। मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो क्या होता है, बहुत सीधी सी भाषा में हम जानने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान भाषा में, कि हमारा डाइजेशन, पाचन होता क्या है। हमारी जो कहलाती कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंप्लेक्स एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डाइजेशन। जी हां, हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंप्लेक्स। अब क्वेश्चन आता है, सर ये कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल और सिंप्लेक्स मतलब सरल का फंडा क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, इधर ध्यान से समझेंगे। मैंने माना एक घर है, घर क्या है मेरा, एक कॉम्प्लेक्स है, इसको इसकी यूनिट में तोड़ना है। यूनिट मतलब जो चीज जिससे मिलकर बनी होती है, और घर मेरा बना है, जो मकान बना है, जो बिल्डिंग बनी है, वो ईंटों से मिलकर बनी है। तो घर जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसको इसकी यूनिट में तोड़ देते हैं जिसका नाम है ईंटों को में तोड़ देते हैं। जी हां, अब जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है मेरा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं फूड को देख लेता हूं क्या होता है मेरा फूड। तो फूड मेरा दो प्रकार का होता है, बहुत ध्यान समझेंगे। एक होता है मेरा कार्बनिक फूड, जिसे मैं कह सकता हूं ऑर्गेनिक फूड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फूड। बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से बातों को ध्यान समझेंगे, हर एक बात आपके जहन में, आपके दिमाग में जाएगी, बहुत इत्मीनान से। अब हमारा जो ऑर्गेनिक फूड है वो कई टाइप का होता है। जैसे मैंने कह दिया कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन हमारा फूड होता है। दूसरा हो गया हमारा तीसरा फैट, जिसे लिपिड भी कहा जाता है, बसा, चर्बी यूज करते हो। विटामिन्स हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड होते हैं। और हमारा कह सकते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कह सकता हूं डीएनए या आरएनए। जी हां, बिल्कुल डीएनए या आरएनए बोल सकता हूं। बहुत ध्यान समझेंगे। अब मैंने कह दिया इनऑर्गेनिक फूड में क्या होता है, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। अब मुझे आप बताइए, जो भी आप खाना खाते हैं उनमें ये चीजें होती है। बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, हालांकि ये चीज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। लिखना आपको क्या होगा, मैं अभी चार्ट बनाऊंगा, वो आप करिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में अपने, ठीक है। अभी लिखने को कुछ नहीं है, अभी समझने को है, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं वही आगे जाके यूज होगा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। बहुत ध्यान से, ये मेरा घर है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। मुझे इसे सिंप्लेक्स में चेंज करना है, जटिल रूप को सरल में चेंज करना है। अब मुझे घर को अपने, मान के चल रहे हैं मैं एक जगह रहता हूं, वहां से 10 किलोमीटर दूर मुझे अपने उसी घर को शिफ्ट करना है। उसी घर का मतलब वही ईंटें, वही सब कुछ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उन ईंटों को तोड़ना होगा। और तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तोड़ने के लिए टूल्स चाहिए, मजदूर चाहिए। तो मेरी बॉडी में जो तोड़ने के लिए काम करेंगे वो एंजाइम्स होंगे, वो हार्मोन्स होंगे, वो एसिड्स होंगे, वो जूसेस होंगे। ये सारे के सारे इस लॉन्ग क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। कनेक्ट करिएगा चीजों को, क्योंकि कनेक्ट करने से चीज याद हो जाती है। जी हां, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसको इसकी यूनिट में तोड़ना है। जैसे घर को मैंने यूनिट में तोड़ा ईंटों में, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट खुद होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज।
अच्छा, इसका मतलब मुझे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना होगा। हाँ, अब यहां पर तोड़ने के लिए टूल्स चाहिए। टूल्स मैंने अभी आपको बताए थे, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जूसेस और हमारे एसिड्स। ये सारे के सारे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर देसी भाषा में समझने की कोशिश करो, हथौड़ा, छेनी, सब्बल, मशीन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं और मजदूर खुद लगता है, तभी ये चीजें चल पाती हैं। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन को हम तोड़ते हैं अमीनो एसिड्स में। बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। फैट को इसकी यूनिट में तोड़ते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। जी हाँ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। विटामिन अपने आप में एक मोनोमर यूनिट होती है और इसको हम तोड़ते हैं शुगर में, नाइट्रोजनस बेसिस में और तोड़ते हैं फॉस्फेट रेडिकल में, फॉस्फेट रेडिकल में, PO4 में। तो बहुत ध्यान से हमने एक चीज सीखी कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स में चेंज कर लिया। अब हमने मान के चला खाना खाया, इसको दांतों ने अपना प्रोसेस की। अब हमारा आगे जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। काम की चीज हम ले लेते हैं। जब घर तोड़ा तो ईंटें निकलती हैं, साथ ही साथ मसाला, प्लास्टर जो होता है वो तो बेकार होता है। काम की चीज हमने ले ली, यानी सिंप्लेक्स में तोड़ने के बाद काम की चीज एब्जॉर्ब कर ली, और जो हमारे घर का जो मलबा बचा, मैट्रिक्स बचा, उसे हम फेंक देते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो काम की चीज है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन के थ्रू, और बेकार चीजों को हम अपने एक्सक्रिएटरी ऑर्गन द्वारा, या हम कह सकते हैं फीसिस मटेरियल के रूप में बॉडी से आउट ऑफ कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इतना क्लियर है आपके? चलिए अब हम देखते हैं। हमने सीधी सी भाषा में एक ट्रिक से अपने आप को याद करने की कोशिश की। इसको कभी ना भूलने वाली चीज को हमने पढ़ा कि जटिल को सरल में परिवर्तित कर लेते हैं। सरल मतलब वो यूनिट जिससे मिलकर वो बना है। तो जटिल भोज्य पदार्थ, अब परिभाषा आपको लिखनी होगी। जैसे ही वो पूछता है कि पाचन क्या है, पाचन का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप हेडिंग डालेंगे पाचन और उसमें लिखेंगे सबसे पहली परिभाषा कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषित योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। बात क्लियर है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व अवशोषित योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग भूमिका निभाते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं और मिलकर एक तंत्र का फॉर्मेशन, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। अब इसका हम वर्णन करते हैं, बात करते हैं आगे क्या होगी। तो डाइजेशन हमने बात कर ली। डाइजेशन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब हमने हेडिंग डालेंगे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम, जी बिल्कुल, आप अपनी कॉपी पेन में लिखते रहिएगा। मैं जो चार्ट बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडिंग याद होनी चाहिए हमें, हेडिंग याद होनी चाहिए, हेडिंग याद होनी चाहिए। थ्योरी हम खुद अपने दिमाग से लिख सकते हैं अगर चीज को समझ लिया है तब। और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन आप मुझे शेयर कर दीजिए, इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। हो सकता है वीडियो में टाइम लग जाता है आने में, क्योंकि बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस हैं जिस वजह से समय की थोड़ी अभाव रहता है। तो मैं आपसे आपके क्वेश्चन पे डिस्कस करना पसंद करूंगा जब आप मुझे कमेंट कर देंगे और कमेंट में लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है 2 टाइप्स में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। ये चार्ट अगर आप पहले बना देते हैं फिर थ्योरी लिखना शुरू करते हैं हेडिंग वाइज करके, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भाई चार्ट देख लेगा, उसको पता है, बच्चे को आपकी हेडिंग्स पता है, अंदर का मटेरियल चेक करना ना चेक करना उनकी मर्जी है। लेकिन आपको क्या करना है, ये अगर आप इस तरीके से लिख देते तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूपी बोर्ड वाले, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ये हमारा जो बटा होता है 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक होती है आहार नाल, अपनी सुविधा के लिए हमने 2 भागों में बांट लिया, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जी हाँ बिल्कुल, जिसे कहते हैं पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। मैंने जो टूल्स बोले थे वो इन्हीं से निकलेंगे, टूल्स जो होंगे वो इन्हीं से निकलेंगे, जो हमारे एंजाइम्स निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है आपको सारा कुछ? यस बिल्कुल। अब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बटी हुई हैं। हालांकि बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसी का पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसी में लगी होंगी, लेकिन हमने इसको अलग कर लिया अपनी आसानी के लिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम जो हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं बकल कैविटी। क्या डालते हैं? बकल कैविटी। बहुत ध्यान समझना, बकल कैविटी को हम कहते हैं मुख गुहिका।
मुख गुहिका, इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ओरल कैविटी भी कहा जाता है। अब इसमें हम जो आगे बात कर रहे हैं वो आती है हमारी फेरिंग्स। मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे कहते हैं हम ग्रसनी। बात सही है। फिर आता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसे हम कहते हैं वो नली, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, ग्रास नली, इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, इसे हम कहते हैं स्टमक, स्टमक जिसे कहा जाता है आमाशय, आमाशय। फिर आता है हमारा, हिंदी में थोड़ी सी गलती हो सकती है, माफी चाहता हूं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अब फिर आता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में है छोटी, लेकिन है क्या लेंथ में, बड़ी। छोटी आंत, छोटी आंत। और अगर हम आगे की बात करें तो सबसे लास्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। बात समझ में आ रही है तो बोलते रहो, लाइक करते रहो, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। बड़ी आंत, बात क्लियर है इतनी? अरे बोलो यस और नो। आगे हम बात करते हैं, जैसा हमने कहा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? सबसे पहली जो आपकी ग्लैंड्स आती हैं वो आती हैं लार ग्रंथियां, जिसे कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। मैं ग्लैंड्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि काफी होती हैं, 3 होती हैं हमारी, बल्कि मैं 4 बोलूं तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैं इसे लिख लूंगा भाई लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। बहुत ध्यान से, शांति से, कोई डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ कवर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमारा आता है दूसरा, हम लार ग्रंथियों की बात करें तो हमारा आता है लीवर, जिसे हमने कहा यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा आपका यूपी बोर्ड वालों, ये ऑप्शन में रखा होगा। दूसरी आती है हमारी पैनक्रियास, जैसा हम कहते हैं, जैसा हम कहते हैं व्हाट, जैसा हम कहते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय। हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, माफी चाहता हूं। अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इतनी बात के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, हेडिंग इतनी हो जाए तो आपके लिए पर्याप्त है। अब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग आती हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको हेडिंग का एक फॉर्मेट बन जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाचन तंत्र हमारा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जिससे कि फोन में भी अगर आप बाहर हो कभी तो पढ़ सके। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे पाचन तंत्र कहते हैं, बटा होता है 2 भागों में। एक होती है हमारी एक कैनाल, जिसे हम कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। हालांकि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है किसका पार्ट है? आहार नाल का, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने इसे क्या कर लिया, 2 भागों में बांट लिया है। बात सही है। आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो इसके पार्ट है। सबसे पहली हेडिंग हमारी बकल कैविटी रहेगी, मुख गुहिका रहेगी। दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी ग्रसनी रहेगी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी ईसोफेगस, जिसे ग्रास नली या फूड पाइप भी कहा जाता है। जी हाँ, फूड इसी के थ्रू आगे जाता है, कहां तक? स्टमक तक। तो अगली हेडिंग हमारी स्टमक रहेगी। आमाशय जिसे कहते हैं, पेट, इसी को बोला जाता है पेट भर गया तो आमाशय भर गया, स्टमक भर गया, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी आती है 5वीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं। और अगली हेडिंग आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है हमारी 3 हैं। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन आ जाता है तो लीवर। सबसे बड़ी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि आ जाता है तब भी लीवर, लेकिन सबसे बड़ी अंतः स्त्रावी ग्रंथि आ जाता है तो लीवर नहीं है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर लीवर लगाएंगे आप। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम लीवर पे पढ़ेंगे। तो बने रहना है आपको हमारी वीडियोस को। ये एक वीडियो में आपका कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने की शायद आदत ना हो। तो मैं अगली वीडियो में, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा, तो अगली वीडियो में मैं आपको पूरा कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद जरूर करा के जाऊंगा। बोले कराएंगे अगली वीडियो में, लेकिन याद अभी करा देंगे। जी हाँ बिल्कुल। याद ऐसे कैसे कि मैं आपको हेडिंग याद करा के जा रहा हूं, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा वो अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा। बकल कैविटी, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बटा होता है हमारा 2 पार्टों में, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
पाचन क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग अपनी भूमिका निभाते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली हेडिंग भाई डालेंगे आहार नाल, दूसरी हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इस चार्ट को बनाने के बाद लिखा जाएगा ये, ठीक है, इस चार्ट को बनाने के बाद फिर आहार नाल हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग करके उसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बकल कैविटी। तो भोजन सबसे पहले बकल कैविटी में प्रवेश करता है, सबसे पहले एंट्री करता है बकल कैविटी में, और इसको भोजन को सबसे पहले जो हमारा होता है दांतों के द्वारा चबाया जाता है और इसमें हमारी लार ग्रंथियों द्वारा लार मिलाई जाती है, मिल जाती है। जब लार हमारे भोजन में मिल जाती है तो उसे बोलस कहा जाता है। व्हाट? बोलस। जी हां, इससे आपको क्लियर रहेंगी ऑप्शन वाली चीजें जो ऑप्शन में पूछी जा सकती हैं। जब सर्वप्रथम भोजन लार से मिलता है, मुख गुहिका में भोजन लार से मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलस कहा जाता है। जी हां बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन कि जब लार से मिलता है या उस लार का मुख गुहिका में लार का पीएच क्या होता है? 6.8। जी, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मैं आपको रुक रुक के बारीकी से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। लार का जो पीएच होता है, मुख गुहिका में लार का पीएच जो होता है 6.8। अब आप कह रहे हैं सर मुख गुहिका में लार, इसका मतलब लार आगे ही मिलेगी। जी हां, म्यूकस हर जगह होगी, हमारा श्लेष्म में होगा, हालांकि लार का यहां एंजाइम अलग होंगे जो उसको क्या बनाएंगे, अलग बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम उसको पाचन क्रिया में डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट अ डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, इट इज ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें उन ऑर्गन के बारे में पढ़ना है इस समय जहां से भोजन होकर गुजरता है। उन ऑर्गन में, उन अंगों में क्या होता है वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसका लॉन्ग क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया बकल कैविटी। इसमें मैंने बात कर ली थी क्या, सबसे पहले भोजन मिलता है, इसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। अब इसके अंदर हेडिंग डालनी है हमें क्या क्या। अब हमें हेडिंग जो डालनी है, हिंदी का शब्द मिटा देता हूं जिससे कि मैं अपना चार्ट कंप्लीट कर सकूं। अब इसमें हेडिंग पाई जाती है हमारे सबसे पहले तीत। अब तीत में भी कई चीजें होती हैं, उन्हें मत लिखो क्योंकि अलग पूछता है तब लिखना, वरना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इसमें लिखना कितना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरा सिस्टम है। तो मैं कहता हूं तीत के बारे में केवल बता दिए कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोडोंट और डाइफोडोंट। एक बार दंती, 2 बार दंती। एक बार दंती की संख्या कितनी होती है और 2 बार दंती की संख्या कितनी होती है, इतना लिखो, ज्यादा मत लिखो। वो दांत के बारे में स्पेशली पूछे तब लिखना। नेक्स्ट हमारा आता है टंग। टंग के बारे में आपको बताना है, टंग के फंक्शन बता देने हैं। फिर हमारी आती है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड तो हम अलग ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर हेडिंग डाल के उन्हें बता देंगे, ये इंडिकेट कर देंगे कि सलाइवरी ग्लैंड कहां पर होती है, बकल कैविटी में ही होती है। फिर ग्रसनी का कोई पार्ट नहीं होता है इस भाई, जो ग्रसनी होती है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स, यह है फूड एंड एयर के लिए कॉमन चैम्बर होता है। ग्रसनी के लिए एक लाइन लिखी जाती है, यहां से भोजन तथा वायु दोनों होकर गुजरते हैं। इट इज अ कॉमन चैम्बर, इट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। तो ग्रसनी की हम बात कर ली हमने आगे। तो बकल कैविटी के बाद जो आती है ग्रसनी आती है, उसके बाद आता है ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। ग्रसनी के बाद जब फूड ईसोफेगस में यानी ग्रास नली में एंट्री करता है, तब भोजन कुछ लार्ज अमाउंट में होता है, हम कह सकते हैं थोड़ा बड़ा पार्टिकल लाइक होते हैं, तो उसको अंदर जाने के लिए क्या होता है, इसमें जो हमारी भाई ग्रासनी है, जो फूड पाइप है, ये फैल जाती है जिस वजह से उसको क्या कर दे, स्पेस दे दे, और ये जैसे ही फूड आगे आएगा तो ये सिकुड़ जाएगी और ये फूड और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, फूड आगे आएगा। तो इस मूवमेंट को बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किरमा कुंचन गति आपने सुना होगा हिंदी में। जी हाँ, किरमा कुंचन गति के द्वारा क्या होता है, इस भाई हमारी क्या होती है भाई, ईसोफेगस में मूवमेंट होती है जिस वजह से फूड आगे की ओर मूवमेंट करता है। अब दूसरी बात यह है, इस पर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो क्या रिलीज करती है, म्यूकस, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो हमारा फूड पाइप है ये चिकना बना रहता है। ये जो हमारा फूड पाइप है ना, जिससे फूड आगे जाएगा, ये चिकना बना रहता है जिस वजह से फूड आराम से रपक के कहां जाएगा, सीधा स्टमक में जाएगा। हालांकि जब मैं इस पे अलग बात करूंगा तो उसको अलग बताऊंगा, एक एक करके जब मैं इस पे ऑर्गन पे बात कर रहा हूं। उसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक जो होता है, इसमें फूड जो लंबे समय तक रुकता है, 4 से 5 घंटे तक स्टे करता है। इसी में फूड का क्या होता है भाई, लुगदी बनता है, मिक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब मैं हेडिंग पे आऊंगा तब बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं अगली हेडिंग में बात करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो लंबी करना नहीं चाहता। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, वो देखेंगे कौन कौन से होते हैं जब हम इसको एक एक करके ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। आपने ए हेडिंग डाल दी होगी, ए के अंदर आपने 1 2 3 4 5 6 करके डाल दी। अब आते हैं आप क्या डालेंगे, बी, और बी के अंदर आप लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। इनकी संख्या 3 होती है, जो ये होती हैं। कौन कौन सी तीनों आप लिख देंगे भाई, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल। ये तीनों लिखने के बाद इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी, वरना थ्योरी लिखोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यकृत लिखना है, यकृत के बारे में 4 लाइनें और इसके वर्क लिखने हैं, यकृत के कार्य बस 2-3 कार्य। पैनक्रियास के बारे में लिखना है कि यह एक
मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है जो अंतःस्रावी का भी काम करे और बाह्यस्रावी का भी काम करे। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। फिर हमने देखा पैनक्रियाज जो हमारी ग्लैंड होती है किसका काम करती है? मिक्स ग्लैंड का काम करती है, यानी ये हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। जब ये एंजाइम निकालती है तो इसको क्या मानेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड मानेंगे। अरे बोलो एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि, वे ग्रंथियां जो क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती है, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जब हार्मोन निकालती है तो इस किस रूप में कंसीडर करेंगे? इसे मानेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या मानेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। जब ये हार्मोन निकालती है तो इसे एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और हार्मोन कौन कौन से निकालेगी तो हम एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे। मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करूंगा, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि बोर्ड का टाइम है। इस समय हमें वो पढ़ना है जो पेपर में हमें नंबर दे और कम समय में अच्छा लिख सके हम। जी हाँ, मैं इस समय नॉलेज पे ज्यादा बात नहीं करूंगा कि मैं गहराई में जाता जाऊं, मुझे कितना आता है मैं उतना बताऊं, नहीं। आपको कितने अच्छे नंबर आ जाएं, आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए, उतना आपके लिए कराया जाएगा। मुझे कितना आता है ये मैं अभी नहीं दिखाने वाला, मैं आपको केवल उतना कराने वाला हूं जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ जाए। तो आपने एक चार्ट बना दिया, अब आप क्या करेंगे? डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा और जाना कि लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो अपने साथ के उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ साथ बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं देंगे। अगर आपको क्लियर हो रहा है, अगर आपको कोई कमी लग रही है कि आप सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, तो आपकी वो वीडियो पहले बनाऊंगा, इस टॉपिक को रोक दूंगा। हालांकि समय का थोड़ा अभाव है, अभी भी 10:30 बज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की, ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी कराने की। आप अपने क्वेश्चन अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है पढ़ाई से हटके की आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे पढ़ाई की जाए, सारा कुछ अवेलेबल है, बस आप पूछिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, नहीं। मैं तो एक स्टूडेंट हूं और जो सीख रहा हूं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप, मैं कहता हूं आपसे कि इस लॉन्ग क्वेश्चन का चार्ट ऐसे बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े, और आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वैसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सबसे पहले आपको अपने फोन में दिखाई देगा, अपने भाई यूट्यूब पर दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आपकी तैयारी का जिम्मा हम लेते हैं उन चीजों का जो आपको दिक्कत देती हैं। आप बस क्या करिए, हमें शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।